तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 7। कल बात की थी हमने, जहां लिखा था हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उस कंडीशन में किसी भी प्रोपोर्शंस के ओवरऑल 4 टाइप्स होते, ए बी सी डी, यानी 2 रेशियो जो थे वो दोनों कंप्लीट दे रखे थे। अब नया क्वेश्चन मिला है अपने को, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी इस कंडीशन में हमें फोर्थ नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी वो पता करनी है। इट मींस 3 वैल्यू तो अपनी ये रही, 3 रेशियो 12, प्रॉप रेशियो 5, और ये फोर्थ नंबर अननोन था, इसको मैंने x लिख दिया। फिर वही मीन और एक्सट्रीम, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यही था अपना फॉर्मूला। तो 3 मल्टीप्लाई विद x इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई विद 5, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई विद 5 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20। यहां कौन मिला हमें? फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए 3 तो हमें कंटिन्यू गिवन थे, और फोर्थ नंबर को हमने क्या लेट कर लिया? x लेट किया, और x लेट करने के बाद वही मीन और एक्सट्रीम का फॉर्मूला पुट अप कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 वाला क्या कह रहा है हमें? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। अभी पूछा था फोर्थ प्रोपोर्शनल, अब पूछा है इसने हमें थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल की कंडीशन क्या होती है उस चीज को देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। किसका थर्ड पूछा है? हमें दिया गया क्वेश्चन 16 एंड 8। हमारे पास ओवर प्रोपोर्शन की बात करें तो 4 क्वांटिटीज होती है, ए बी सी और ये डी। इसने थर्ड नंबर की बात की है ना, यानी इसके अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या मिला हमें? 16, 8 और थर्ड नंबर पे तो अपना x आ गया। अपने पास ओवरऑल 4 कैटेगरीज होनी चाहिए, ए बी सी और डी। अब एक नई चीज अटकती है यहां पर कि जब ऐसी कंडीशन बने किसकी? थर्ड प्रोपोर्शनल की, इस चीज को हम लोग कहते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन। इसको हम क्या कह सकते हैं? कंटिन्यू प्रोपोर्शंस भी कह सकते हैं। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि मिडल टर्म जो होती है उसको हम लोग 2 टाइम लिखते हैं। ठीक है, कंटिन्यू में क्या होता है? मिडल टर्म को हम लोग 2 टाइम्स लिखते हैं। इट मींस थर्ड प्रोपोर्शनल की अगर बात की जाए तो थर्ड के लिए पहले थर्ड के x डिनोट कर दिया हमने, फिर मिडल टर्म को क्या लिखेंगे हम लोग? 2 टाइम। कैसे? 16, 8, फिर 8 और फिर x। इट मींस जो b होगा वही अपना c बन जाएगा। जो b होगा वही अपना क्या बनेगा? c बनेगा। बात क्लियर है ना? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? थर्ड प्रोपोर्शंस की। थर्ड प्रोपोर्शन का सेकंड नाम क्या था अपने पास? कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस, यानी लगातार। किसको लगातार करना है? यानी मिडल टर्म जो भी होगी उसको हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी हमारा b भी वही होगा और c भी वही है। ऐसा करते फिर वहीं पहुंच गए, कहां? प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो आया 16 मल्टीप्लाई विद 8 इज x इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई विद 8, then x is equals to 8 multiply 8 upon 16. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, that means x is equals to
4। तो जब फोर्थ प्रोपोर्शन की बात की तो फोर्थ नंबर पे क्या लगाया हमने x, और जब थर्ड प्रोपोर्शन की बात की तो थर्ड नंबर पे x लगाया और मिडिल टर्म को क्या किया हमने 2 टाइम नोट किया। कितनी टाइम लिखा हमने 2 टाइम्स। क्लियर है बात? इसके एग्जांपल्स आपको आपकी जो पीडीएफ मिलेगी उसमें डू योर सेल्फ के पार्ट में और सारे एग्जांपल्स भी मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप के एग्जांपल्स आपके पास और भी आएंगे। ठीक है, तो आपके डू योर सेल्फ का पार्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। क्या फाइंड करना है? मीन प्रोपोर्शनल टू 32 एंड 8। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकाला हमने? फोर्थ निकाला तो हमें 3 वैल्यूज गिवन थी, ए बी और सी, डी को हमने एक्स फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, जब बात की उसने थर्ड प्रोपोर्शनल की तो हमें 1 और 2 दे रखे थे, थर्ड नंबर पे x लिखा, मिडिल टर्म को कंटिन्यू किया यानी इसको 2 टाइम लिखा, तो थर्ड नोटेशन इसका मतलब कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। अब बात कर रहे हैं मीन तो क्या होता है? मिडिल पार्ट होता है। देखो है ना, मीन का मतलब क्या होता है? अपना मिडिल पार्ट। इट मींस 32 तो है अपने पास, मिडिल पार्ट कौन होता है? जिसको हम लोग 2 टाइम लिखते हैं, है ना। मीन ही तो निकालना था, तो मीन में तो ये दोनों ही चलते हैं और ये दोनों ही हमारे पास अननोन नंबर्स है ना, दिया हुआ ही नहीं है मिडिल का, यानी मीन हमें दिया हुआ ही नहीं है। तो मीन को हमने 2 टाइम क्या डिनोट किया? x, फिर वही x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, और 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 125, 256। यहां मिला है स्क्वायर, इट मींस इसका निकालेंगे हम लोग स्क्वायर रूट। 256 का स्क्वायर रूट होता है अपने पास 16, देन x किसके इक्वल हो गया है? 16 के इक्वल। ये हो गई अपनी मिडल टर्म, यानी मीन प्रोपोर्शन की बात कर ली। इसी के साथ आपकी बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर देखे जाए तो 8.1 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब 2 कदम आगे पीछे चलते हैं। कुछ हमने एक डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन वाला चैप्टर किया था, याद आया कुछ? उसमें मैंने एक टेबुलर फॉर्मेशन बनाया था, उसमें मैं ये दे रखा था कि इतने प्लेयर्स थे, सॉरी प्लेयर्स की क्या बात करें, वो करते हैं अपने एक बार, कि कोई आर्मी थी, आर्मी में हमारे पास 200 पर्सन थे, उनके लिए खाने के लिए 40 दिनों का सामान था, 10 आदमी और आ गए तो अब खाना कितने दिन चलेगा, ऐसा कुछ था ना राम का था। ठीक, उसी चीज को डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस को भी यही कंपेयरिंग क्वांटिटी में लेके आते हैं हम लोग। ठीक है, वहां टेबुलर फॉर्मेशन किया था, यहाँ नॉर्मल फॉर्मेशन में लेके उसको इसी रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। ठीक है, चलें देखें क्वेश्चन, कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन ही करेंगे उस टाइप के, ताकि बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्या इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। क्वेश्चन लिख देता हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का। इन अ मिक्सचर ऑफ in a mixture of 35 liter, the ratio of milk and water is 4:1। एक मिक्सचर है जो 35 लीटर का है और उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 का है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ने कल क्वेश्चन इस टाइप का ही किया था हमने ना,
देखिए आगे और कुछ, another 7 liters of water is added to the mixture. Find the ratio of milk and water now. क्वेश्चन को देखो पहले ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ 35 लीटर्स, एक 35 लीटर का मिक्सचर है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। उसमें क्या है, 4 और 1 के रेशियो में मिल्क और वाटर का रेशियो है, ठीक है। यानी अगर 4 लीटर दूध है तो उसमें 1 लीटर पानी डाला हुआ है। उसके बाद क्या है, अनदर 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर। इस मिक्सर में हमने क्या किया है, 7 लीटर वाटर और डाल दिया, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर नाउ। अब जो मिक्सर बना हमारे पास, इस मिक्सचर में कितना वाटर और मिल्क का रेशियो होगा उसको देखना है अब, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ 35 लीटर, कुल मिला के 35 लीटर हमारे पास मिक्सचर था, उसमें से मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। तो एक्चुअल कंडीशन क्या है कि उसमें कितना पानी है और कितना दूध है, पहले उस चीज को फाइंड करते हैं। तो लिखा वाटर रेशियो मिल्क या मिल्क रेशियो वाटर। मिल्क रेशियो वाटर, मिल्क कितना था बेटा अपने पास कि 4 और वाटर था 1। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि सम ऑफ रेशियो, कितना रेशियो होगा, तो 4 + 1 इट गिव्स 5, ठीक है। यानी इसके अकॉर्डिंग 5 लीटर क्या बन गया, अपना मिक्सचर बन गया। बट ओवरऑल कितना लीटर था अपने पास, 35 लीटर। तो मिक्सचर इज इक्वल्स टू 35 लीटर। अब अगर इस 35 लीटर की बात करूं और उसमें अगर मैं किसकी बात करता हूं, सिर्फ और सिर्फ मिल्क के लिए, तो मिल्क कितना होगा उसमें कि मिल्क का रेशियो, तो रेशियो ऑफ मिल्क, रेशियो ऑफ मिल्क अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय मिक्सचर, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ मिल्क की बात की है, नेक्स्ट में जब वाटर की बात करेंगे तो यहाँ वाटर आ जाएगा अपने पास। सम कितना था, 5 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, 7 × 4 = 28 लीटर। ये तो निकला मिल्क। अब चलते हैं बात किसकी करें, वाटर के लिए। तो वाटर कितना था अपना 1, तो 1/5 × 35, 1 7, तो हो गया 7 लीटर। यानी हमने क्या निकाला, 28 और 7 लीटर। किसकी बात की, जब फर्स्ट मिक्सर की बात की, तो फर्स्ट मिक्सर में मिल्क था 28 लीटर और उसमें वाटर डाला हुआ था हमने 7 लीटर। बट क्वेश्चन ने क्या कहा, अनदर 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर। इसमें 7 लीटर पानी और डाल दिया गया। When 7 liter of water added, then total amount of water in mixer, पहले 7 था, अब 7 और डाल दिया, यानी पानी कितना हो गया बेटा, 14 लीटर। पानी कितना बन चुका है इसके अंदर अपना, अब 14 लीटर आ चुका है। पूछा क्या उसने, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क और वाटर का क्या चाहिए, रेशियो।
मिल्क तो उतना ही रहा 28 लीटर, वाटर कितना हो गया अब 14 लीटर, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, रेशियो बना 2:1, तो हमने डिवाइड किससे कर दिया इसको 14 से, तो रिक्वायर्ड आंसर 2:1। वेरी गुड। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक पोल, क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूं मैं यहाँ, आप भी शायद स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना चाहो तो लिख लो भले। एन इलेक्ट्रिक पोल 16 मीटर हाई, एक लाइट का खंभा जो 16 मीटर ऊंचा है, कास्ट अ शैडो ऑफ 12 मीटर, find the height of a tree that cast a shadow of 18 meter under similar condition। अच्छे से रीड करो क्वेश्चन को, आपको लगेगा कि ले ये तो मैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में पहुंच गया, इनवर्स वेरिएशंस किया था ना हमने, बस उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक पोल 16 मीटर हाई, यानी हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल 16 मीटर, कास्ट ऑफ शैडो, शैडो कितनी बनी है इसकी 12 मीटर। सेकंड कंडीशन में क्या दिया, हाइट ऑफ ट्री, और फिर इसकी शैडो पूछ ली हमसे, है ना, तो लिखे उसी फॉर्मेशन में। तो यहां क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पोल रेशियो शैडो, किसके कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, हाइट ऑफ ट्री और ये इसकी शैडो। हाइट ऑफ पोल कितनी मिली अपने को 16, शैडो, शैडो कितनी थी उसकी 12, ठीक है, और हाइट ऑफ ट्री है अपने पास 18 मीटर, और उसकी शैडो पता करनी है यानी x, क्या फाइंड आउट करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, है ना, वही प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मैं लिखा नहीं डायरेक्ट कर दूं, 16 मल्टीप्लाई विद x इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई विद 18। अब थोड़ा सा अपने आप को बड़ा बनाओ, चलो सिंपल कट करते हैं, देखो ऐसे कट करूं क्या, अब भी कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों के ज्यादा, चलो एक बार नॉर्मली करते हैं अपने। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, ये गया 2 टाइम, ये गया 9 टाइम, 9 3 जा 27 अपॉन 2, इट गिव्स 13.5 मीटर। क्या सही किया है मैंने या गलत किया है, इस चीज का वेरिफिकेशन करना है, क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया, वो देखना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि कईयों को जगाना पड़ेगा ना, जगाएं,
चलो किसको जगाएं, देखते हैं। हमने क्वेश्चन में लिखा था एन इलेक्ट्रिक पोल 16 मीटर हाई कास्ट शैडो ऑफ 12 मीटर, ठीक है ना, कि हाइट थी अपने पोल की कितनी, 16 मीटर, और उसकी शेडो कितनी थी, 12 मीटर। तो ये देखो हाइट ऑफ पोल और उसकी शेडो 16 और 12 सही लिखा मैंने, ठीक है। फिर पूछा फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। यहां क्लिक करते ही आपकी हैंडरेज हो जाने चाहिए थे, बट हैंडरेज हुए नहीं। हाइट ऑफ ट्री तो हमें फाइंड आउट करनी है, इट मींस यहां हमारे पास क्या मिल जाएगा, x, और शेडो हमें गिवन दे रखी है 18, ठीक है ना। तो थोड़े स्क्रीन की तरफ भी देखा करो ताकि आपको लगे कि हाँ हम पॉजिटिवली बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, तो ये होगा 16 मल्टीप्लाई विद 18 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई विद x, therefore x is equals to 16 multiply with 18 upon 12। ये गया 4 की टेबल से 3 टाइम, ये गया 4 की टेबल से 4 टाइम, 3 1 जा 3, 3 की टेबल से 18 गया 6 टाइम, 24 मीटर। x क्या था अपना, हाइट ऑफ द ट्री, सो द हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू 24 मीटर। कई बार ऐसी गलतियां जानबूझकर करता हूं ताकि मुझे लगे कि यहाँ कौन बैठा है, यहाँ कौन नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहां तक का पार्ट किया हमने कंप्लीट, वो था अपना एक्सरसाइज 8.1 के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2, जहां डिस्कस करेंगे परसेंटेज को, कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जब परसेंट ऑलरेडी गिवन है तो उसको नॉर्मल में कैसे लेके जाएंगे, और नॉर्मल वैल्यू है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज। जनरली आपको पता है जहां आप ऐसा साइन लगा देते हो सिंबल, उसको आप डिनोट करते हो परसेंट के साइन से, है ना। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, परसेंट के साइन से। परसेंट का मीन क्या होता है, आउट ऑफ 100, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, कि हमने 100 में से कितना गेन किया है, हमने 100 में से कितना गेन किया है। अगर मैं उसी को बात करूं एक फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो अगर मैं फ्रैक्शनल फॉर्म की बात करता हूं तो फ्रैक्शनल फॉर्म क्या करते हैं, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, वो 100 के इक्वल अगर हो किसी का डिनोमिनेटर, तो उसको जनरली हम लोग किसमें लिख देते हैं, परसेंटेज में। जैसे मान लिखा मैंने 25/100, इसका डिनोमिनेटर किसके इक्वल था, 100 के इक्वल, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि 25%। कितना लिखा जा सकता है इसको, 25% लिखा जा सकता है। मान ली मैं ये लिख देता हूं आपके लिए कि 60%, इट मीन्स 60/100, 0 से 0 कैंसिल। सिंपलेस्ट में लेना चाहूं तो या तो मैं इसको 0.6 लिख सकता हूं, या फिर 3/5, क्योंकि 2 की टेबल से ये 3 टाइम, 2 की टेबल से ये 5 टाइम, यानी 0.6 कह दे या 3/5 कह दे, दोनों बात मेरी एक ही होती है, ठीक है। यहां क्या किया हमने, परसेंट का साइन लगाना था, तो मैंने अपॉन 100 कर रखा था, 25% में निकल गया। वहां परसेंट का साइन ऑलरेडी गिवन था, है ना, तो हमने अपॉन 100 लगा दिया। तो दोनों कंडीशन सेम है, दोनों कंडीशन क्या है, सेम है, दोनों की दोनों बातें क्या थी हमारे पास में, सेम थी। बट अगर मैं नॉर्मल फॉर्मेशन देता हूं, आपको लिखा मैंने 2/5, इसको मैं कहता हूं आपको कि आप इसको कन्वर्ट करो इनटू परसेंट। अगर इसको कन्वर्ट करना होगा तो हमें नो डाउट 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर परसेंट का साइन गिवन है
और उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करते हैं। बट एक कंडीशन ऐसी आती है, जब मान लिया 12/1/2% लिखा मैंने, ऑलरेडी नंबर किसमें दे दिया मैंने आपको? मिक्स्ड नंबर में, है ना। तो 12 2 24 और 1 25 हो गया ना, तो ये तो हो गया 25/2%। अब हमें ये पता है कि बेटा कि परसेंट का साइन जब कभी रिमूव करते हैं तो डिवाइड करते हैं हम लोग 100 से, है ना। बट यहाँ 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया? इसके नीचे यूं लगाना 100। यहाँ कईयों के साथ आते ही प्रॉब्लम फेस होनी शुरू हो जाती है कि न्यूमरेटर जो था वो भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है और उसका डिनोमिनेटर एक और 100 दे रखा है। उस कंडीशन में हम क्या करें? तो कुछ नहीं करना होता है, ऊपर जो न्यूमरेटर की फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर दे रखा है, यानी जो 2 गिवन है, उस 2 को वहां से रिमूव करके इस 100 के पास ले आते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25/2 × 100। अगर ऐसा याद नहीं रहे तो एक पैटर्न और है आपके पास कि आपने लिखा 25/2, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 1/100 से। तो अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो अपने को, ठीक है, और परसेंट का साइन रिमूव करना है हमें, यानी नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है इसको, तो हम लोग 1/100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बात वही होती है, देखो यहाँ भी 200 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 25 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 25 को 1 से करते 25 ही बनेगा, और 2 को 100 से करेंगे 200 बन जाएंगे। इसको जब सिंपलेस्ट में लेके जाऊंगा 25 बन जाए 25 की टेबल में 4 टाइम आया 100, आंसर मिला मुझे 1/8। अगर मैं इस कंडीशन सॉर्ट आउट करूंगा तो भी मेरा आंसर उतना ही आएगा 1/8। ठीक है। तो अगर डेसिमल रिमूव करना हो, नॉर्मल वैल्यू है तो डायरेक्ट अपॉन 100 लग जाएगा। अगर आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन है तो उस फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर दो। और अगर किसी को डायरेक्ट ये चीज समझ आ गई है कि 25/2/100 था, तो अपॉन वाला 2 ऊपर वाला जो था न्यूमरेटर का, उसका डिनोमिनेटर से क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। ऐसा क्यों होता है रियलिटी में? एक लॉजिक और देखते हैं, देखो 25/2, इसके अपॉन में 100 है। अपॉन का मतलब होता है बेटा डिवाइड, यानी मैंने क्या लगाया? डिवाइड में 100 लगाया। कईयों के दिमाग में खलबली मची हुई होगी कि ऐसे कैसे कर रहे हैं, है ना। 25/2 था, इसके अपॉन में क्या था अपना? 100। इट मींस 25/2 जो है वो 100 से डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड लगा दिया, देखो मैंने यहाँ। अब 100 दे रखा है, 100 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो नो डाउट कितना होता है? 1 ही होता है। हमने जब फ्रैक्शनल्स क्वेश्चंस किए थे तो डिवाइड के साइन को हम किस में कन्वर्ट करते थे? मल्टीप्लाई के साइन में। और मल्टीप्लाई के बाद उसका रेसिप्रोकल हो जाता था, है ना। तो ये 1/100 बनेगा। देखो बात वहीं आ गई घूम घुमा के, ये देखो 25/2 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो क्यों हम इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस लगाए जब हमारे पास सीधा सा लॉजिक पड़ा है? ठीक है। बात कर रहे थे कन्वर्ट इनटू परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ये देखो 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, और 20 को 2 से किया 40। परसेंट का लगान साइन जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स आपके क्या हो जाते हैं? डिडक्ट हो जाते हैं, काट लिए जाते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट की हमने, 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हुए अपने। उसके बाद परसेंटेज का बेसिक फंडा। तो आज के लिए इतना ही कुछ करेंगे, बाकी परसेंटेज की एक्सरसाइज 8.2 कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके।